नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और विस्तार पूर्वक खबरों पर नजर डालेंगे। बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह की, जो इस वक्त छत्तीसगढ़ के दौरे पर रायपुर पहुंचे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल देर रात प्रदेश बीजेपी के नेताओं के साथ पीएम मोदी के दौरे को लेकर मंथन किया और इसके साथ ही विधानसभा चुनावों सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर यहां चर्चा हुई। और गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश बीजेपी के साथ बड़े नेताओं का मंथन यहां पर चला। दरअसल देर रात तक चली बैठक में बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल समेत पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे और उनसे चर्चा करेंगे। इसके बाद वे सुबह 10:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 2 दिवसीय ये दौरा छत्तीसगढ़ का। युगल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। युगल, कल देर रात तक मीटिंग चली है और आज बहुत ज्यादा देर तक रुकने वाले नहीं है गृह मंत्री अमित शाह। क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही हैं इस कम से कम समय में मैक्सिमम आउटपुट लेने का प्रयास? जी बिल्कुल आशीष, आप सही कह रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यही है कि अंदर में जो बैठकें हो रही हैं बेहद ही गोपनीय बैठक है। बीजेपी का एक भी जो पॉइंट है वो बाहर बिल्कुल किसी भी तरह से लीक नहीं हो रहा है और चुनिंदा लोगों से गृह मंत्री जो है अमित शाह बातचीत कर रहे हैं और पूरी वो संगठन से लेकर के पूरे जो पूर्व जो नेता है, बड़े कद्दावर नेता हैं, सभी से 1 to 1 कर रहे हैं। बातचीत हुई है, देर रात चली है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि क्योंकि 2023 में विधानसभा का चुनाव है तो उस चुनाव को लेकर के एक खाका तैयार किया जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस में स्ट्रेटेजी का भी अब लगातार परिवर्तन हो रहा है, तो बीजेपी की स्ट्रेटेजी के तहत चुनाव में उतरेगी। मतदाताओं को कौन से ऐसे वादे हैं या कौन से ऐसे घोषणा है जिसके तहत लुभाया जा सकता है। प्रदेश के एक बड़े जो कर्मचारी वर्ग है वो संविदा नियमितीकरण नहीं होने से नाराज है, उनको कैसे साधा जाए, किसानों को कैसे अपने पक्ष में किया जाए, तमाम ये सब बातें हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अंदर में जो बैठक हो रही है बेहद ही गोपनीय बैठक है। चुनिंदा लोगों को एंट्री दी गई है अंदर में और एक तरह से पूरी रणनीति है कांग्रेस सरकार को घेरने का और सत्ता में वापसी लाने के लिए वहां पर जद्दोजहद है और बैठकों का दौर है वो लगातार जारी है। बिल्कुल, ये प्रयास कितना सफल होगा युगल, चूंकि 15 साल का सत्ता का शासन चलाने के बाद अब 4 साल का तो वनवास हो गया है। बहरहाल देखना होगा कि क्या इस बार वापसी की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की। अब युगल बने रहे हमारे साथ, कुछ और अहम खबरों पर डिटेल्स आपसे लेनी है आगे। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर के दौरे पर आ रहे हैं और इसको लेकर राजधानी में तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। पूरी राजधानी को एक किले में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसीज ने राजधानी में सुरक्षा की कमान संभाल ली है। हेलीपैड के पास करीब 200 पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, तो वहीं कार्यक्रम स्थल पर 1600 के करीब जवान तैनात रहेंगे सुरक्षा में और 50 से ज्यादा एसपीजी के जवान रहेंगे एयरपोर्ट पर। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी यहां एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की कोई परिस्थिति नियंत्रण से बाहर ना हो। सब कुछ सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियों की जो कुछ तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही कुल मिलाकर 2200 जवान सुरक्षा में प्रधानमंत्री के तैनात रहेंगे और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर रूट्स कुछ डाइवर्ट किए जाएंगे, कुछ रूट्स बंद भी किए जा सकते हैं सुरक्षा के लिहाज से। नरेंद्र मोदी की महती सभा 7 जुलाई को साइंस कॉलेज ग्राउंड पर होगा और देखिए तमाम पुलिस अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। इस सभा स्थल पर 1600 से अधिक पुलिस बल तैनात किया जाएगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल है वो रहेगा। इसके अलावा एसपीजी के जो जवान हैं वो भी चप्पे चप्पे पर मौजूद रहेंगे। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, साथ ही साथ एयरपोर्ट पर भी एसपीजी का पूरा जो टीम है वो तैनात रहेगा। और बड़ी बात यही कह सकते हैं कि 200 से पुलिस कर्मचारी जो हेलीपैड पर ड्यूटी लगाई गई है, जहां
पर प्रधानमंत्री उतरेंगे वहां पर चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। एक महती सभा होगा, 1 लाख से अधिक यहां पर भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहां पर आएंगे और यहां पर शामिल होंगे। सभी पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को ड्यूटी उनकी बताई जा रही है, किस पर कहां पर कौन पुलिस डिप्लॉय रहेगा, किस तरह का उसका काम है और किसी भी तरह के अप्रिय घटना से निपटने के लिए ये पूरा फोर्स है पूरी तरह से तैयार होगा। इसके साथ ही साथ पूरे प्रदेश के कई जिलों के जो एसपी हैं उन्हें भी बुलाया गया है, एडिशनल एसपी है, उन्हें कमान सौंपी गई है। तमाम पुलिस के आला अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था पर लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रायपुर दौरे को लेकर पीएम की सभा के लिए जारी हुआ जो रूट प्लान है वो आपको बता दें। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होनी है। 4 जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। एनआईटी ग्राउंड, आयुर्वेदिक कॉलेज में पार्किंग होगी और एससीईबी मैदान और ईदगाह भाटा में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। सुबह 5 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक का प्लान। दौरे के दौरान भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। और एक रूट मैप हम आपको दिखा रहे हैं पार्किंग के साथ। जहां प्रधानमंत्री की सभा होनी है उसके आसपास जो पार्किंग्स हैं वो किस तरह से व्यवस्थित की गई हैं प्रशासन की तरफ से, इसके बारे में तैयारियां कर ली गई हैं और 5 जगह करीब पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई है। और रायपुर से एक और बड़ी खबर। आज रायपुर के दौरे पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया रहेंगे। रायपुर एम्स के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मनसुख मांडविया आ रहे हैं और सुबह 11:30 बजे क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास करेंगे। छात्रों और शिक्षकों से भी संवाद करेंगे मनसुख मांडविया। आपको बता दें कि रायपुर के दौरे पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया आ रहे हैं और ऐसे में रायपुर एम्स का दौरा कर क्रिटिकल केयर ब्लॉक का वो उद्घाटन करेंगे। शिक्षकों और छात्रों के साथ भी संवाद का उनका कार्यक्रम है। आज रायपुर दौरे पर आ रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक लेने वाले हैं और भूपेश कैबिनेट की होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री निवास पर सुबह 11 बजे से बैठक शुरू होगी। नियमितीकरण घोषणा पत्र के बचे हुए वादों पर आज मुहर लग सकती है। बैठक में मानसून सत्र को लेकर रणनीति बन सकती है। 18 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में मानसून सत्र के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या विषय उठ सकते हैं और आज की बैठक में इस संबंध में क्या चर्चा हो सकती है, बात करेंगे। हमारे सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। युगल, मानसून सत्र बहुत अहम रहने वाला है, आगे चुनाव है, सरकार कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है, उस लिहाज से आज की बैठक भी बहुत महत्वपूर्ण है। आशीष, देखिए 5 साल के कार्यकाल का ये अंतिम बजट अंतिम विधानसभा सत्र होगा और ऐसे में सबसे अहम तो चर्चा सत्र को लेकर के होगी। बीजेपी पहले भी अपने जो प्रतिनिधि विधायकों के साथ बैठक कर चुकी है। सरकार को किन किन मुद्दों पर घेरेंगी उनकी रणनीति बन गई है और उनके काट पे कांग्रेस किस तरह से उन्हें सदन में मुंहतोड़ जवाब देगी, ये अहम आज इस चर्चा का विषय हो सकता है। इसके अलावा नियमितीकरण की मांग लगातार कर्मचारी कर रहे हैं। प्रदेश में 2,34,000 कर्मचारी हैं संविदा अनियमित, तो वो लगातार नाराज चल रहे हैं। तो चूंकि घोषणा पत्र में वादा भी किया गया था, तो उन वादों को कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जो वादे पूरा नहीं हुए हैं या फिर उन्हें इम्प्लीमेंट करने में कुछ व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं, तो सरकार की ये प्राथमिकता होगी कि चुनाव से पहले उन वादों को कैसे पूरा किया जा सके। हालांकि तमाम वादे हैं, सरकार कह रही है कि उन वादों को पूरा कर दिया गया है, लेकिन कुछ वादे बचे हैं, तो उन्हें किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा उसको लेकर के रणनीति बन सकती है। किसानों के लिए किस तरह की और भी सुविधाएं हैं वो मुहैया कराए जाए। साथ ही साथ अभी कृषि का समय चल रहा है, तो किसानों को कोई दिक्कत ना हो। चूंकि इस दौरान चुनाव भी आचार संहिता भी लग जाएगा। लगभग 90 दिन का समय अभी तो सरकार के पास है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम तरह की जो बातें हैं उस पर आज अहम चर्चा है वो हो सकती है और एक सधी हुई रणनीति के तहत अंतिम विधानसभा के इस सत्र में कांग्रेस है सदन पर जाएगी और विपक्षों को जवाब भी देगी। जी, बहुत शुक्रिया युगल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए।
और सीधी वायरल वीडियो कांड के पीड़ित परिवार से आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुलाकात करेंगे। परिजनों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री और सीएम हाउस में दरअसल ये मुलाकात होगी आरोपी प्रवेश शुक्ला की गिरफ्तारी के मामले में, और साथ ही क्या कार्रवाई होगी इस संबंध में भी बात हो सकती है। परिवार को आश्वस्त कर सकते हैं। दरअसल एनएसए के तहत आरोपी प्रवेश शुक्ला पर कार्रवाई किए जाने की बात पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं और आज परिवार से उनकी मुलाकात होनी है। इस खबर पर भी रहेगी हमारी नजर, अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। और बुरहानपुर में आफत की बारिश का दौर जारी है। जी हां, शहर के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन ठप हो गया है और दुकानों और घरों में पानी घुस गया है। एम्बुलेंस को लोगों ने धक्का देकर निकाला किसी तरह से। दरअसल सड़क पर एम्बुलेंस फंस गई थी और उसे निकालने के लिए लोगों ने धक्का देकर प्रयास किया और निकाला। कमर तक पानी सड़क पर भरा हुआ था और एम्बुलेंस फंस जाने के बाद लोगों ने धक्का देकर अथक प्रयास कर उसे निकाला। इमरजेंसी वाहनों की ये स्थिति है। अब देखिए तस्वीरों में कमर तक के पानी में लोग जा रहे हैं और नदी जैसे, तालाब जैसे हालात सड़कों पर बने हुए हैं। तस्वीरें ये तो हम आपको दिखा रहे हैं। बुरहानपुर में बारिश का दौर शुरू हुआ तो ये हालात हो गए और अभी तो पूरा मानसून बाकी है। तस्वीरें वहां की स्थिति को बयां करने के लिए अपने आप में काफी हैं। सड़कों पर फंसे वाहनों की स्थिति, आवाजाही में परेशान हो रहे लोगों के बारे में ज्यादा विस्तार से ये तस्वीरें ही अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं। एम्बुलेंस फंस गई सड़क पर, लोगों ने कमर तक पानी में उतरकर उसे धक्का देकर किसी तरह से बाहर निकाला। बुरहानपुर से तस्वीरें सामने आई जहां अभी पूरा मानसून बाकी है और इस पूरे मानसून में क्या स्थिति हो सकती है, इन तस्वीरों को, इन दो तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये गवाही दे रही हैं वहां की स्थिति की। और आगे बारिश और होगी। मौसम विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान जारी किया गया उस पर भी डिटेल्स आगे आपको देंगे। फिलहाल जो अभी तक बारिश हुई उसके बाद क्या हालात बने सड़कों पर, वो इस वक्त दो तस्वीरों के माध्यम से आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। गणेश कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। गणेश, सड़कों पर तो नदियां बह रही हैं। जी आशीष, बताना चाहूंगा कि बुरहानपुर में बारिश ने दस्तक दी है। जोरदार बारिश का दौर चल रहा है। बुधवार बीती रात बारिश 10 बजे बारिश ने दस्तक दी और पूरी सड़कें जो है वो तालाब में तब्दील हो गई। कई इलाके जो है वो जलमग्न हो गए। बुरहानपुर का जो व्यस्ततम चौराहा जो है शनवारा और एक रास्तीपुरा, यहाँ इतना पानी भर गया कि पानी घरों में घुसा तो कई दुकानें जो है वो भी पानी से जो है वो लबालब हो गई। आवागमन भी प्रभावित हुआ। यहाँ पर एक तस्वीर ऐसी देखने में आई कि जो एक एम्बुलेंस है वो वहां से गुजर रही थी तो पानी में वो इस तरह से फंसी कि उसका निकलना मुश्किल हो गया। कुछ स्थानीय लोगों की मदद से जो है एम्बुलेंस को धक्का मार के बाहर निकालना पड़ा। आशीष, बहुत शुक्रिया आपका गणेश इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और मुंबई से एक बड़ी खबर आपको बता दें कि लोकल ट्रेन पटरी से उतर गई। आपको बता दें कि मुंब्रा स्टेशन पर पटरी से यह ट्रेन उतरी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, जो कि मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है। लोकल ट्रेन के पटरी से उतरने का मामला, दरअसल ये पटरी से उतरकर यहां पर हालांकि किसी तरह की हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। ये एक राहत की बात है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पटरी से उतरकर टकराई और किसी के हताहत होने की अभी कोई जानकारी नहीं है। ये एक अच्छी बात है। अमित, मुंबई की जो लाइफलाइन है थोड़ी सी बेपटरी हुई, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, देर रात जो है लगभग 11:30 बजे के करीब जो है ये वाकया हुआ है। मुंब्रा में जो है ट्रेन जैसे ही स्टेशन पे आई है उसमें 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे ट्रेन पहुंची, वैसे ही ट्रेन जो है वो पटरी से जो है नीचे उतर गई और जो 1 नंबर का जो प्लेटफॉर्म था उसमें जो है ट्रेन जो है उसे टकरा जाती है। हालांकि इसमें किसी प्रकार की जो है जान माल की हानि नहीं हुई है, लेकिन ये किसी न किसी प्रकार का एक फेलियर जो है वो बताया जा रहा है। शुरुआती जांच में ये समझ में आ रहा है कि कोई तकनीकी बिगाड़ की वजह से जो है ये बुरा वाकया हुआ है। लेकिन जिस तरह से हम विजुअल में देख रहे थे कि पूरी स्टेशन जो है वो लोगों से भरा हुआ था,
क्योंकि जैसे ही ये वाकया हुआ पूरे स्टेशन में लोग खड़े रह गए, दंग रह गए, एक भय का माहौल जो है वो लोगों के मन में जो है वो बैठ गया। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी को चोटें नहीं आई, लेकिन ये वाकया हुआ है। अब इस पूरे मामले की जो है जांच के आदेश जो है प्रशासन द्वारा दिए गए हैं। अमित, लगभग कितने बजे का है ये हादसा? लगभग 11:30 बजे रात का जो है ये वाकया जो है बताया जा रहा है। यहाँ पर ट्रेन जो है आ रही थी और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जैसे ही पहुंचती है वो पटरी से उतर जाती है। लेकिन हमें तय की गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा यहाँ नहीं हुआ। बहरहाल इसकी जांच होनी चाहिए। और अब मुंबई जैसे शहर में लोकल ट्रेन का पटरी से इस तरह से उतर जाना ये नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि हैवी डेंसिटी पब्लिक यहाँ रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। खंडवा से एक बड़ी खबर। खंडवा में एक शख्स की पिटाई का वीडियो सामने आया। दरअसल वायरल वीडियो पंधाना थाना के पंधाना नगर का है, जिसमें आप भी देख सकते हैं कि 2 महिलाएं किस तरह से एक शख्स की पिटाई कर रही हैं। और यहाँ पर 2 महिलाएं हैं, 3 लड़कियां हैं, कुल मिलाकर 5 महिलाएं एक शख्स को पकड़कर पीट रही हैं। उसके कॉलर को पकड़कर उसे खींचते हुए थाने ले जा रही हैं। महिलाओं का यह आरोप है कि इस शख्स ने उनकी बेटी का रिश्ता ही तोड़वा दिया। हकीकत क्या है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि पुलिस के सामने लड़के ने भी अपने को बचाव करते हुए कहा कि सगाई तोड़वाने में उसकी कोई भूमिका नहीं है। पुलिस ने दोनों पक्षों पर एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज किया और पुलिस ने लड़के के खिलाफ गाली गलौज और छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया। और मुरैना में जमीन विवाद को लेकर एक ही समाज के 2 गुट आपस में भिड़ गए। दरअसल देखते देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करने लगे, लाठी डंडे चलने लगे और इस दौरान 3 लोगों ने मिलकर एक शख्स की गला दबाकर हत्या कर दी। तीनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। और सूरजपुर में पैसे के लेन देन के मामले में सरेआम बीच सड़क पर हत्या का एक मामला, जहां एक परिवार के 6 से ज्यादा लोगों पर हत्या किए जाने का आरोप है। कोतवाली थाना के नरेशपुर गांव का यह पूरा मामला है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ की जा रही है। हत्या के इस प्रकरण में पैसे के लेन देन के चलते बीच सड़क पर शख्स की हत्या किए जाने का आरोप है। और धमतरी में मासूम बच्ची से छेड़छाड़ का एक मामला सामने आया। दरअसल कोर्ट ने आरोपी को इस मामले में 20 साल की सजा सुनाई है। 1000 रुपए का अर्थदंड यानी जुर्माना भी लगाया है। और आपको बता दें कि मगरलोड में मार्च 2022 को यह घटना सामने आई थी। उस वक्त धमतरी जिला कोर्ट ने अब इस पर फैसला सुनाया है। मासूम बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा, 1000 रुपए का जुर्माना सजा के तौर पर सुनाया। दरअसल ये मगरलोड में मार्च 2022 में वारदात को आरोपी ने अंजाम दिया था, जो कि दोषी ठहराया गया और उसे सजा सुनाई गई है 20 साल की और 1000 रुपए का जुर्माना भी साथ ही उस पर अर्थदंड के तौर पर लगाया गया है। और आपको बता दें कि ये 2022 मार्च की घटना है। और अब खबरें 25 सेकंड्स में। केंद्रीय